स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज की हमारी क्लास है सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्ग 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से भारत संसाधन एवं उपयोग। ओके, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिए। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत संसाधन एवं उनके उपयोग से संसाधन क्या है। ओके, संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। समझ आ रहा है ना? हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। समझ आया? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक विधि द्वारा उसे पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। यानी हम जिसका बार बार यूटिलाइज करें, उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ रही है। और वही अनवीकरणीय है जिसको लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके चक्र को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। यानी हम सिंपल शब्द में बोलें तो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है, जैसे जीवाश्म ऊर्जा। जैसे आपने बाइक में पेट्रोल डलाई होगी, एक बार हम जब उसका उपयोग कर लेते हैं दोबारा नष्ट हो जाता है, दोबारा से वो नहीं आ सकता। संसाधन नियोजन क्या है? अगला प्रश्न है संसाधन नियोजन क्या है? इसका उत्तर होगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। यानी वर्तमान परिवेश में संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन जैसे कि संसाधन का विवेकपूर्ण नियोजन की प्रथम प्रक्रिया है, प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो ये अपरिहार्य है। यानी सिंपल वे में बोले, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है, मतलब भारत जैसे देश के लिए तो ये काफ़ी ही अपरिहार्य का कार्य है। जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन की अत्यधिक विविधता है, यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं। यानी वहाँ पे संसाधन संपन्न हैं, पर कोई ऐसे भी प्रदेश है जहाँ संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विभिन्न हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ पे एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और उन्हें अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब हैं। यानी उनके पास कोई ऐसे भी संसाधन है जहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं संसाधन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल वहाँ पे उसके अलावा है ही नहीं। अतः अन्य दूसरे संसाधनों में वो गरीब है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तरों पे संसाधनों का समायोजन एक संतुलन के लिए संसाधन नियोजन का अनिवार्य आवश्यकता है। अगला प्रश्न है विकसित संसाधन किसे कहते हैं? ओके, स्टॉक से अभिप्राय उन संसाधनों से है जो मानव की जरूरतों तो पूरा कर सकते हैं, परंतु मनुष्य के पास इनके विकास के लिए उचित तकनीक का अभाव है। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक दो ज्वलनशील गैसें का यौगिक है, जैसे H2+O H2O वाटर। अतः यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पास इन गैसों को अलग अलग करने की तकनीक नहीं है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है? ओके, बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त यानी निःशुल्क उपहार होते हैं। ठीक ना? बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त निःशुल्क उपहार होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यानी बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति में निःशुल्क उपहार होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ओके,
अब ऐसा क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, आइए हम जानने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि संसाधन क्रियाकलापों के प्रतिफल होते हैं। मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को संसाधन में बदलता है। इसी दृष्टि से मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः ह्यूमन भी बहुत बड़ा एक रिसोर्सेस है जो कि उपलब्ध पदार्थों को संसाधन में बदल देता है। अगला प्रश्न है, संसाधनों के विकास के लिए मनुष्य की क्या भूमिका है। संसाधनों के विकास के लिए मनुष्य की क्या भूमिका है। संसाधनों के विकास में मनुष्य की जो भूमिका है वो है प्रौद्योगिक द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं तथा अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे आपने ऐसे प्रौद्योगिक देखे होंगे जो प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं तथा अपने विकास की गति को तेज करने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण भी करते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, जैसे कि आपने मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों की संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। यानी जो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उसके जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं वो क्या कर जाते हैं, उसमें परिवर्तित कर देते हैं, यानी पदार्थों को उसके संसाधनों में बदल देते हैं। वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगली प्रश्न है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर बताइए। संभावी संसाधन और संचित, यानी संभावी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा गया हो, जैसे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावनाएं हैं। जैसे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पवन चक्की और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं लगी हुई है। संचित कोष संसाधन जैसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पे, यानी संचित कोष यानी हम जो भी है उसका भंडारण करके उसे उपलब्ध तकनीक के आधार पे हम जो भी प्रयोग में ला सकते हैं। भविष्य की यह पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के उपयुक्त हो सकता है, यानी हम बड़े बड़े डैम बना के रखते हैं ताकि किस लिए, अगर हम उस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करनी हो तो हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसको पन बिजली बोलते हैं। तो ऐसे संसाधन वन में या बांधों के जल के रूप में संचित रखते हैं, यानी इकट्ठा रखते हैं। अगली प्रश्न है 8वें, कार्यक्रम 21 क्या है। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। ओके, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21वीं कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने एकदम ब्रेन में, ताकि एग्जाम में आसानी से लिख सकें। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी खोज तो हो चुकी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसकी खोज हो चुकी है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का विकास की अत्यधिक क्षमता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ओके, अगले प्रश्न है, नवीनकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या मतलब नया या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न है, जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है। जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जीवन मंडल से प्राप्त होती है, इनकी जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवन मंडल से होती है तथा इनकी जीवन व्याप्त होता है। अतः मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास किसे कहते हैं। ओके, सतत विकास किसे कहते हैं। पर्यावरण के बिना, इसका आंसर होगा पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर
वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा सतत विकास कहलाती है। यानी हम अपने इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए एक अपना विकास को कायम रखा जा सकता है, वही हमारी सतत विकास कही जा सकती है। अब ऐसा नहीं कि घर को बनाने के लिए पूरे पेड़ पौधों की कटाई कर दे और वो सतत विकास हो, बिल्कुल नहीं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? अगली प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, ठीक है ना, जिसमें पूरे देश से विकसित विकासशील देशों से लगभग सारे प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी किसी देश की जो अगर तट रेखा है वहां से 200 किलोमीटर की दूरी जो होती है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कही जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुए थे? क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ और क्यों आयोजित हुए थे? तो दिसंबर 1997 में 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन हुए थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योटो सम्मेलन। 16वीं प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं? पहला, जैव संसाधन, ठीक ना। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव गुण के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य, पशुधन आदि प्राणी समुदाय। और अजैव संसाधन यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग, मतलब जिसमें कोई जान ना हो, जैसे चट्टान हो गया, कोई धातु हो गया या कोई खनिज हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है हमारी 17वीं नंबर, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधनों को अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक अविवेकपूर्ण तथा अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है, ठीक ना। तो अतः संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। अतः प्राचीन काल से संसाधनों का संरक्षण, यानी जिसको नेताओं, लोग, चिंतकों एवं पर्यावरण विविध तथा यहाँ के चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, जैसे कि वर्तमान में रिसेंटली ये घटनाएं घटी जिसमें मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। चिपको मूवमेंट, जिसमें सारी महिलाएं पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने को रोकने पे एकदम टिकी हुई थी और उसी समय से चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? विकास के आधार पर संसाधन के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकास के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है संभावी संसाधन, यानी बाकी के 1 2 हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है संसाधन के बारे में। यानी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, ठीक ना। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं वो आपके
तथा जिसके उपयोग में लाए जाने वाली की संभावनाएं रहती है तथा इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। और वही चौथी होगी इसकी पार्ट्स, विकसित संसाधन यानी ऐसी संसाधन का सर्वेक्षापूर्ण उसके उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, ठीक ना। भंडार संसाधन यानी ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, जो नंबरिंग है वो मिस्टेक हो चुकी है, ठीक ना। ये 3rd नंबर था। आवश्यकताओं के पूर्ति में सक्षम है किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है हमारी कि यहाँ की संचित कोश संसाधन, जो कि पहले भी पढ़े थे वैसे मैं बताया भी था, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं उन्हें नंबरिंग मिस्टेक कर दी है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। संचित कोश संसाधन क्या होते हैं, यानी ये इसके पार्ट से वास्तव में ऐसी संसाधन के ही अंश हैं जिसे, जैसे संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के अंश हैं जिसे ना ही तो उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है किंतु इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, भविष्य की यही पूंजी है। ओके, चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, संसाधन निर्माण में तकनीक की कई भूमिका हैं, स्पष्ट कीजिए। ओके, भौतिक एवं जैविक संसाधन द्वारा पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो जाते हैं। आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन का सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। मीन्स जब भी भौतिक एवं जैविक संसाधन द्वारा पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन प्रयोगी हो जाते हैं। आदि मानव, जैसे कि हम लोग जितने भी मानव तकनीक के पाकर ज्ञानी मानव बन जाता है, टेक्निकल जितने भी आते हैं और भी ज्ञानी हो जाता है जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग, यानी अभी आप देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में कितने टेक्निकल यूजेस हो रही है, तो सभ्यता विकसित हो जाती है। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं खनिज पृथ्वी का गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय के आदि मानव ने तकनीक ज्ञान का अभाव था। ये सारे जितने भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स देखते हैं वो तो उस समय भी पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण ये सारी चीज़ उसी में खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा ही रह गया था, क्योंकि तकनीक ज्ञान का बिल्कुल ही अभाव था। चलते हैं 20वां प्रश्न, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरत है रिसोर्सेस। प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं, हवा, पानी, वन्य जीव, भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा एवं शक्ति के लिए साधन एवं स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधनों के बिना मनुष्य की जरूरत पूरा नहीं हो सकती तथा सुख सुविधा नहीं मिल सकती है। मनुष्य की आर्थिक विकास संसाधन की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है, ठीक ना। यानी बिना मनुष्य की जरूरत को कोई पूरा नहीं हो सकती है तथा सुख सुविधा नहीं मिल सकती है, परंतु मनुष्य की आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। संसाधनों के लिए महत्व बात इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा, इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है। इस रिसोर्सेज को पाने के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, साहसिक यात्राएं करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके अपने उपयोग की योजना को बनाता है, उन्हें उपयोग में लाकर अपनी आर्थिक विकास करता है। जैसे इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है, यानी ये अपने किसी भी माध्यम से उसे टेक्निकली अपने तकनीक ज्ञान को लगाकर उससे प्राप्त करता है। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता है। ओके, समझ आ गया होगा। चलिए मैं अगला प्रश्न की तरफ चलता हूँ। संसाधन को परिभाषित कीजिए। ओके, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर होगा मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। यानी हम जो भी वस्तुएं का उपयोग करते हैं वो सारी वस्तुएं संसाधन है। अर्थ जिमेरेन के अनुसार, यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं,
संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं, यानी ये फिजिकल भी हो सकते हैं या जैविक दोनों हो सकते हैं। ओके, तो मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन, यानी हम जो जो भी उपयोग कर सकते हैं वह सारी की सारी चीजें संसाधन है। अगले प्रश्न, माफ कीजिएगा, इसमें और भी कुछ हम लिख सकते हैं तथा भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे जैविक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं के पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव जो मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये सारे जीव जो हैं हम सभी के लिए, जीवन के लिए क्या करते हैं? काफ़ी सुखमय बनाते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।